Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read and understand the third chapter of Hornbill class 11. So, name of the chapter Discovering Tut. The saga continues. ये चैप्टर है डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज एंड ये स्टोरी किस चीज़ की है डिस्कवरिंग टुट जो राजा टुट थे टुटन खामिन जो बहुत छोटे 11 ईयर्स में किंग बन गए थे इजिप्ट के फ़ैरो फ़ैरो बोला जाता वहाँ पे किंग को उनके बारे में सर्चिंग knowing more discovering more so this story is about that saga means story okay saga means story so this search the story continues of the through the knowledge about मम्मी जो मम्मी है जो प्रिजर्व्ड बॉडी है टुटन खामिन की टुट की उनके बारे में उनसे उस पर रिसर्च करके ये स्टोरी अभी तक सागा कंटिन्यू हो रहा है सो लेट्स रीड दिस चैप्टर इन दिस चैप्टर ये टुटन खामिन है फ़ैरो और टुटन खामिन की स्टोरी है और टुटन खामिन एक बहुत बचपन में उनको 11 ईयर्स में ही वो किंग बन गए थे और उनकी जो डेथ है वो भी अराउंड 19 मीन्स एंड 13 के एंड टीन एजर्स के बीच में हुई थी और वो ये भी एक मिस्ट्री है कि उनकी डेथ कैसे हुई है सो एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड एवरीवन इज़ ईगर टू नो कि हुआ क्या था ऐसा कि उनकी डेथ हो गई थी सो इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं और उसके लिए उनकी जो टोम्ब है उनको भी ढूंढ कर निकाला गया और उसके ऊपर भी रिसर्च हुआ है सो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में है इस चैप्टर में सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड ही वॉज जस्ट अ टीनेजर when he died. So who is he here? Tutankhamun. Tut. In short, Tut. Tutan was just a teenager. ये बहुत बिल्कुल एकदम टीनेजर थे 13 to 19 years when he died जब उनका डेथ हुआ. The last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empires for centuries. So the last heir थे, the last inherent थे, last वारिस थे इस रॉयल फैमिली के बहुत ही पावरफुल जो रॉयल फैमिली थी जिसने इजिप्ट के ऊपर रूल किया था उसके बहुत ही पावरफुल फैमिली थे और इनके जो इजिप्ट एम्पायर थी इस फैमिली की रॉयल फैमिली की वो बहुत सेंचुरीज तक वहाँ पे इन्होंने राज किया था एम्पायर थी और उनकी डेड बॉडी जो थी डेड बॉडी ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन और उनकी जब डेड बॉडी को ये दफनाया गया लेड टू रेस्ट देन ही हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड उनके बॉडी के साथ बहुत सारा गोल्ड रखा गया एंड इवेंचुअली ग्रेजुअली फाइनली उनको सब लोग भूल गए ही वॉज फॉरगॉटन बट सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम्ब इन 1922 इनके जो टॉम्ब को 1922 में डिस्कवर किया गया ढूंढा गया एंड द मॉडर्न वर्ल्ड और तब से सिंस देन द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम सो तब से अभी तक जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बिल्कुल इसके बारे में स्पेक्यूलेट कर रही है अंदाज़ा लगा रही है थ्योरी विच इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी और हर कोई अंदाज़ा लगा रहा है हर कोई थ्योरी बना रहा है जिसका कोई प्रूफ नहीं है और कि उनका डेथ कैसे हुआ और उसमें से सबसे जो पॉसिबल एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है सबसे एक्सट्रीम जो निकल कर आ रहा है वो है कि उनका मर्डर हुआ था राइट सो मोस्ट एक्सट्रीम जो मेजर पॉसिबिलिटी है दैट इज मर्डर ही वॉज मर्डर्ड नाउ leaving his tomb for the first time in almost 80 years Tut has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death and provides precise data for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. So, अब 80 ईयर्स के बाद उनको पहली बार वहाँ से निकाला गया है और टुट हैज़ मीन्स ये 1922 में निकाला गया लेकिन 80 ईयर्स बाद ये मेंशन हो रहा है अब
1922 के बाद भी 80 ईयर्स बाद ये मेंशन हो रहा है दैट टुट को पहले बार निकाला गया अपने टोम से, और उनके बाद टोम जहाँ से किसी भी डेड बॉडी को दफनाया जाता है और उसके ऊपर जो एक सीमेंटेड या कुछ जैसे पिरामिड यहाँ बनाया गया वो उसको टोम बोलते हैं। सो टैट हैज़ इन, और उसके बाद वहाँ से उनको 80 ईयर्स के बाद निकाला गया 1922 के आफ्टर 80 ईयर्स, और वहाँ से टुट के लिए वो सीटी स्कैन से भी गुजरे। ही हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन दैट ऑफर्स, और उससे हमें न्यू क्लूज मिलते, न्यू हिंट्स वी गेट अबाउट हिज लाइफ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट life and death, about Tutankhamun's life and death, and provides precise data. Precise data means exact information for an accurate forensic reconstruction of the boyish pharaoh. So बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मिलता है, प्रिसाइज मिलता है, जिससे कि हमें उनका एक दोबारा से हम लोग उसको रिकन्स्ट्रक्ट करें, दोबारा से बिल्कुल उसको क्रिएट कर पाए एक फोरेंसिक वे में, साइंटिफिक वे में। और बॉयश फ़ैरो उनका जो फेस है उसको वैसा हम लोग दोबारा रिक्रिएट कर पाए। सो फ़ैरो इज़ व्हाट इजिप्शियन किंग्स वर कॉल्ड फ़ैरोज़। जो इजिप्शियन राजा थे उनको फ़ैरो बोला जाता था। उनको बॉयश थे बिकॉज ही इज़ अ टीनेजर, ही वॉज अ टीनेजर। सो उनका जो फेस है वो बॉयश फेस है, और उसको दोबारा रिक्रिएट करने के लिए बहुत सारे क्लूज़ हमें मिलते हैं सीटी स्कैन से। सो नाउ एन एंग्री वेड, और जब ये बॉडी निकाली जा रही थी देन लेट्स सी क्या हुआ था। एंड मीन्स उनके टोम से, जब पिरामिड के अंदर जो टोम हो उसमें से निकाला गया था तब क्या होता है। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेवल्स एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। सो बहुत ही लग रहा था जैसे विंड बहुत ही गुस्सा है, नाराज़ है, इतना मूवमेंट उसमें बहुत ज़्यादा, वो राउंड राउंड सर्कल हो रहा था। दैट स्टरिंग इज़ व्हाट, लाइक एक ग्लास में अगर आप वाटर हो या कप में वाटर हो और उसको आप स्पून से राउंड राउंड स्टर करेंगे तो कैसा मूवमेंट होता है, वैसा विंड वैसे राउंड राउंड सर्कल हो रहा था, स्टर हो रहा था। अब घोस्टली डस्ट, और जो बिल्कुल डस्ट ऐसा था, लग रहा था बहुत डरावना, ईरी डस्ट था, डेवल डस्ट, डेवल, सो वेरी अननेचुरल टाइप ऑफ, बहुत ही घोस्टली डस्ट डेवल था। मीन्स जब जो ये विंड था जो राउंड था, बहुत ही स्ट्रांग था, लग रहा था जैसे बहुत गुस्साया हुआ है, वो राउंड राउंड घूम रहा था और बिल्कुल लग रहा था जैसे भयानक भूत, कैसे घोस्टली लग रहा था, और बहुत ईरी था, घोस्टली था और डरावना था, और लग रहा था कि डेवल्स एज किंग टुट वॉज। सो जो ये डस्ट है उसको पूरा डेवल बताया गया है कि वो डस्ट डेवल टाइप लग रहा था, मौसम था और जो इन्वायरमेंट था। एज किंग, और कब ऐसा हो गया था, जब एज किंग वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। तो जहाँ वो रेस्ट कर रहे थे, जहाँ उनकी बॉडी लाई कर रही थी, वहाँ से उनको ऊपर निकाला गया था इन द एंशंट इजिप्शियन सिमेट्री। सिमेट्री इज़ व्हाट, जो बहुत पुराने एंशंट सिमेट्री है, एंशंट जो लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड्स है, जो बहुत ही जहाँ पे राजा को दफनाया जाता, वो सारे ग्राउंड, वहाँ से उनको निकाला जा रहा था। तब बिल्कुल बाहर बहुत ही ऐसी वेव्स, आंधी आ रही थी जिससे लग रहा था कि बहुत ही डरावना हर चीज़ लग रहा था। सो एंशंट सिमेट्री नोन एज द वैली ऑफ किंग्स, इसको बोला जाता है। वो जो वहाँ पे जो ग्राउंड है जहाँ दफनाया गया है सारे किंग्स को, उसको कहा जाता है वैली ऑफ द किंग्स। सो लेट्स सी दिस इमेज वंस, दैट इज़ इन द पेज, दिस पेज हियर, ये जो आपके नेक्स्ट मैप में है। सो यू विल सी दैट ये है, सी दिस वन, ये, alright, this is the valley of kings. Here the same thing is here, this one, I hope you can understand, ये valley of kings, alright. So this is the thing. Now let's move back. और यहाँ पे ये मौसम था, माहौल था, जहाँ बहुत ही डरावना आंधी बह रहा था, उड़ रहा था,
लाइक घोस्टली डस्ट, लगता था जैसे कि पूरा भूत ही घूम रहा है, कि डस्ट और डेविल वो पूरे घूम रहे हैं ना। बहुत ही अननेचुरल लग रहा था, बहुत ही डरावना लग रहा था। और नाउ लेट्स सी, डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस, पूरे आसमान में बहुत ही डार्क बेलीड मीन्स डार्क कलर्ड क्लाउड्स थे, बहुत ही गहरे रंग के क्लाउड्स पूरे आसमान में यहाँ से वहाँ जा रहे थे। वर मूविंग अक्रॉस, दे वर क्विकली मूविंग अक्रॉस, ये बहुत ही क्विकली यहाँ से वहाँ जा रहे थे। द डेजर्ट स्काई ऑल डे, और पूरे डेजर्ट स्काई में यहाँ से वहाँ जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन द कास्केट ग्रे, और अब जो स्टार्स थे वो उसको एकदम कास्केट, कास्केट एक होता है बास्केट, बास्केट की तरह, बिल्कुल डार्क बास्केट की तरह कवर किए हुए थे। दैट इज़ वेलिंग, वेलिंग हो गया एक कवरिंग, घूंघट बहुत स्टार के लिए, और स्टार्स उसमें ज्वेल्स ऐसे दिख रहे थे। नाउ इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। सो ये टाइम था 6 PM, बहुत इतना भी अंधेरा नहीं होता है, बट हाँ जनवरी था 6 PM, 5 जनवरी 2005। और तब ये माहौल था वहाँ पे अबव द वैली ऑफ द किंग्स, जब टूटनखामन की बॉडी को निकाला जा रहा था। वहाँ उनके ओरिजिनल लेइंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस है, जहाँ वो दफनाए गए थे, वहाँ से निकाला जा रहा था, तब ऐसा माहौल था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी glided head first into a CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. So 6 PM हो रहा था 5 जनवरी 2005 में, 8 years later. And नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस, जो सबसे फेमस ममी है, जो प्रिजर्व्ड बॉडी है राजा की, वो ममी जो बिल्कुल संचय करके प्रिजर्व करके रखा हो, उसको ग्लाइड, और ग्लाइडेड हेड फर्स्ट मीन्स ग्लाइड करना, मीन्स बिल्कुल विदाउट मूवमेंट, एकदम स्लिप करते हुए क्रॉस करते मूवमेंट होना। आपने हेड फर्स्ट, और हेड बॉडी, जब पूरी बॉडी में से सिर पहले सीटी स्कैनर के साथ जाता होगा, आपने टीवी में या कहीं देखा होगा इसके बारे में कि सिटी स्कैनर में बॉडी कैसे जाता है। तो उसमें पहले वो ग्लाइड करता है, मीन्स मूवमेंट, कोई चल कर नहीं जाता है, कोई रुक रुक के नहीं जाता, वो धीरे से फ्लो करता है। और हेड, और उसका हेड पहले जो भी जो है वो सीटी स्कैनर के अंदर जाता है। सो ब्रॉट हियर टू प्रोब, प्रोब इज़ व्हाट, टू इन्वेस्टिगेट, प्रोब इज़ टू इन्वेस्टिगेट, उसमें पता लगाने के लिए। द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, लिंगरिंग इज जो मेडिकल मिस्ट्रीज पता करने के लिए, और लिंगरिंग मीन्स बहुत दिनों से जो चला आ रहा था और भी बहुत दिनों तक रहेगा, वो मिस्ट्री एक दिन का अचानक से नहीं निकला हुआ है, वो बहुत दिनों का से जो लिंगर कर रहा था, बहुत दिनों से आसपास ये बात थी कि इसमें मिस्ट्रीज है। ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, इस जो यंग रूलर है जिसके बारे में बहुत कम समझा हुआ है, लिटिल अंडरस्टूड, who died more than 3,300 years ago, जो 3,300 years से भी ज़्यादा पहले जिनकी डेथ हुई है। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. So पूरे दोपहर उस दिन क्या हुआ था, जो यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट है, मीन्स कहीं भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाइएगा, पूरे लाइन से बहुत सारे लोग टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, एंटर करते हैं, अगर पतली से रास्ते हो तो। सो वहाँ पे सब लोग लाइन से जा रहे थे, जो यूजुअल रेगुलर वाला जो लाइन होता है, फ्रॉम वहाँ अराउंड द वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से सब लोग आए हुए थे। एंड हैड डिसेंडेड इनटू द क्रैम्प रॉक, सो टोम है तो टोम में ऊपर से नीचे जाते हैं, इसलिए डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग मीन्स नीचे जाना। इनटू द क्रैम्प्ड रॉक, क्रैम्प्ड है बहुत ही सिकुड़ा हुआ, बहुत ही कम जगह में, ऑलरेडी बहुत श्रिंक किया हुआ प्लेस में। रॉक का टोम, जो टोम है वो किस चीज़ से बना है, रॉक को काट कर बनाया गया है। ओके, रॉक जो है उसको काट कर ये टोम बनाया गया, उसमें वो लोग टूरिस्ट नीचे उतर रहे हैं। कितना नीचे, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 feet underground they are getting down to pay their respect, and going down to pay, to give their homage, और अपने रिस्पेक्ट के देने के लिए 26 फीट नीचे जा रहे हैं।
They gazed at the murals on the walls of the burial chamber. So वो कंटिन्यूस एडमिरेशन से और बिल्कुल इस अचंभे से और कंटिन्यूस म्यूरल्स को देख रहे थे. म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्यूरियल चेम्बर. म्यूरल्स क्या है? जो ब्यूरियल चेम्बर है, जो जहाँ उनको दफनाया गया है, वो जो चेम्बर है वहाँ पे वो म्यूरल्स हैं. वो दीवार पे जैसे मड से पेंटिंग की हुई है, और मड की जो पेंटिंग है उसको म्यूरल्स बोलते हैं. ऑलराइट, म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ. सो उस चेम्बर में पेंटिंग की हुई है म्यूरल्स की, मड पेंट की, और वो उसको वो लोग सब निहार रहे हैं. एंड पियर्ड एट टुट्स गाइडेड फेस. और बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं किसको? टुटनखामेन की कवर्ड फेस को, क्योंकि टुटनखामेन के फेस विजिबल नहीं है, ऐसे ही ऑलरेडी वो मम्मी बने हुए हैं, और मम्मी के ऊपर भी पूरी गोल्ड का लेयर चढ़ा हुआ है, और उनके फेस पे एक मास्क है, गोल्डन मास्क. ऑलराइट, गोल्डन मास्क काफ़ी, और वो गाइल्डेड फेस है, मीन्स गोल्ड कवर्ड, गोल्ड के लेयर का मास्क बना हुआ है, एंड दैट इज़ गाइल्डेड. राइट, गाइल्डेड फेस. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. सो सबसे जो स्ट्राइकिंग, सबसे जो इम्पॉर्टेंट, जो अट्रैक्टिव फीचर है उस पूरी मम्मी का, वो है टुट का गाइल्डेड फेस. ओके, और मम्मी शेप्ड का आउटर कॉफिन है, क्योंकि वहाँ पे कॉफिन का 3 शेप नेस्ट था, उसमें से सबसे ऊपर वाले मम्मी शेप में, जो उनकी बॉडी के शेप में जो कॉफिन है, उसके ऊपर ये गाइल्डेड फेस है. सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर. कुछ विजिटर्स हैं वहाँ, टूरिस्ट हैं, जो एक गाइड बुक से पढ़ रहे हैं, बहुत सॉफ्टली पढ़ रहे हैं. दे आर विस्परिंग. अदर्स स्टूड साइलेंटली. और दूसरे अदर टूरिस्ट आर देयर, दे आर स्टैंडिंग. जो दूसरे टूरिस्ट हैं वो साइलेंटली दूसरे खड़े हैं. क्यों? परहैप्स पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ. और चुपचाप खड़े होकर शायद ये सोच रहे हैं, पॉन्डर कर रहे हैं, मीन्स थिंकिंग डीपली, बहुत ध्यान से, बहुत ही गहरी सोच में है. किसके बारे में? टुट्स अनटाइमली डेथ. उनकी जो असमय मृत्यु हुई है, अनटाइमली डेथ हुई है, उसके बारे में वो लोग बहुत ही डीप थिंकिंग कर रहे हैं, पॉन्डरिंग कर रहे हैं. टू डेथ टू हिज लेट टीन्स. सो जो उनकी डेथ हुई थी इन हिज लेट टीन्स में, उसके बारे में. लेट टीन्स मीन्स 19 के आसपास. 13 से शुरू हुआ, बिगनिंग इज़ 13 एंड 19 इज़ द लास्ट. सो नियर 19. ओके, सो इसलिए लेट टीन्स है एज. और वंडरिंग विथ अ शिवर. और कुछ सोच भी रहे हैं, और बिल्कुल शिवर के साथ, बिल्कुल मीन्स एक सिहरन के साथ बॉडी में, दैट इफ़ द फ़ैरोज़ कर्स. अगर फ़ैरो, जो इजिप्शियन किंग का जो कर्स है, जो श्राप है, डेथ और मिसफॉर्च्यून. और श्राप क्या था? डेथ. या तो डेथ होगा या बैड लक होगा, मिसफॉर्च्यून. फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम वॉज रियलिटी. सो दे वर थिंकिंग, वो सोच रहे थे कि क्या सच में फ़ैरो का जो कर्स है, जो श्राप है, ऐसा हो सकता है? डेथ और मिसफॉर्च्यून हो सकता है क्या, जो उन लोगों के ऊपर, फॉलिंग अपॉन दोज हु, जो उनके बॉडी को, हु इज़ रेस्टिंग देयर, इज़ डिस्टर्ब, जो उनकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं. और दे आर थिंकिंग वॉज रियली ट्रू. क्या वो रियली ट्रू है? वॉज रियली ट्रू. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in the 1920s. So said Zahi Awaz, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. So now ये ज़ही अब्बास हैं, ज़ही हवास सेक्रेटरी हैं जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज़. एंटिकिटीज़ है, एंटिकिटीज़ में जो एंटीक चीज़ें हैं, जो पुरानी एंशियंट बिल्कुल यूनिक चीज़ें हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, जिनको बहुत बचा कर प्रिजर्व करके रह जाता है, उसके वो जो हेड हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ इजिप्ट के और काउंसिल के. सो वो बिल्कुल ध्यान से एज ही लीन बेंड होकर देख रहे हैं उस बॉडी को पहली बार, लॉन्ग फर्स्ट लुक. और तब वो बोल रहे हैं दैट द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन. क्यों?
कि मम्मी जो है वो बहुत ही बुरे कंडीशन में है, जो प्रिजर्व्ड बॉडी है वो बहुत ही बुरे हालत में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, जो कार्टर ने दिया उसके चलते वो बहुत बुरी हालत में। और कब किया था? 1920s में। डू यू रिमेंबर? 1920s में उनकी बॉडी को निकाला गया था। सो 1920, लेट अस सी क्या हुआ था। सो एज कार्टर, हावर्ड कार्टर, सो कार्टर उनका फुल नेम है, हावर्ड कार्टर, that is what was the British archaeologist who in 1922 discovered tombs. ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हावर्ड कार्टर। और आर्कियोलॉजिस्ट हुआ थे जो एंशियंट चीज़ें होती हैं, एंशियंट जो ममीज़ हैं या टोम्स हैं, जो भी है उनको जो प्रिजर्व करते हैं उनको बोलते हैं। हु इन 1920, इन्होंने 1920 में डिस्कवर किया, ढूंढा था टुट्स टोम को, टोम ऑफ टुट, आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग। बहुत साल तक वो बिल्कुल उन्होंने जो ढूंढा वो बेकार किया, और तब जाके फ्यूटाइल इज़ यूजलेस और वेस्ट। सो बहुत सालों तक उन्होंने जो ढूंढा उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वो पूरा वेस्ट चला गया। और फाइनली उनको 1922 में ये टुट्स टोम मिला। ओके, देन ही डिस्कवर्ड इट। Its contents, though hastily ransacked in the antiquity, were surprisingly complete. फिर उन्होंने देखा कि जो कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं इनके, इसमें ये टुट के टोम्ब में जो सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो सब कुछ है, जो कि उनको एंटिक्विटी में से निकाला गया, ढूंढा गया था, बहुत हेस्टली रैंसैक किया गया था, मीन्स दैट इज़ हेस्टली, बिल्कुल रेड किया गया था। और उसमें से हेस्टली मीन्स वेरी क्विकली, इन अ हरी, इन हेस्ट, उसमें जो रेड किया गया उसकी जो एंटिक्विटी है, जो भी एंटिक्विटी मीन्स जो उनकी जो पुरानी स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, एंटिकनेस है, वो सारी कंप्लीट थे। जो पूरी जो जो चीज़ें थी उनके साथ, अब वी विल सी द लिस्ट क्या क्या चीज़ें थी उनकी जो पुरानी स्पेशल प्रेशियस थिंग्स। और वो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वो पूरी की पूरी वहीं पे कंप्लीट थी, कोई भी चीज़ उसमें से गायब नहीं हुआ था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फ़ैरोज़ लेजेंड। सो उसमें जो भी सारी चीज़ें थीं वो अब आज के समय में भी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है आज की डेट में भी, और वो सबसे ज़्यादा रिच है। और वहाँ पे मीन्स सबसे ज़्यादा रॉयल, सबसे ज़्यादा प्रेशियस है, और वहाँ पे जो आज तक मिला है, एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ फ़ैरोज़ लेजेंड। और फ़ैरो का ये जो भी स्टोरी है, जो भी वैल्यू है, उसकी जो स्टोरी है, लेजेंड है, उसके भी का भी एक पार्ट बन गया है, टुट के स्टोरी की एक पार्ट बन गया है ये पूरा जो ट्रेजर है उनकी बॉडी के साथ, जो है मम्मी के साथ। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, सो बहुत ही स्टनिंग है, बहुत ही स्पेशल है, जस्ट ब्रिलियंट बहुत है वो आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर दैट दोज हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। ओके, और वो किस चीज़ के बने हैं? गोल्ड। देयर इटर्नल ब्रिलियंस meant to guarantee रिसरेक्शन। सो जो गोल्ड के जो आर्टिफैक्ट्स है, जो चीज़ें उनकी रखी हुई हैं, जो स्पेशल चीज़ें, और उनका जो इटर्नल जो ब्रिलियंस है, जो हमेशा के लिए ब्रिलियंस है, जो हम वहाँ अभी तक चमक रहा है, इटर्नल है, मीन्स शुरू से होता रहे, हमेशा होता रहेगा, इटर्नल है। और वो शाइन है, ब्रिलियंस, वो क्या गारंटी करता है? मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन। रिसरेक्शन इज रिस्टोरेशन ऑफ लाइफ, मीन्स लिविंग टू अगेन, कमिंग टू लाइफ अगेन। दैट रिसरेक्शन मीन्स दूसरी लाइफ, दूसरा जन्म, दूसरा जन्म। और ये सारी चीज़ें जब डिस्कवर हुई, कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। सो एक बिल्कुल एकदम फीलिंग जो बिल्कुल बहुत एक्साइट करती है, वो सेंसेशन बना एट द टाइम ऑफ, जब डिस्कवरी हुई। और वो बता रहा था कि मीन्स ये लोग दूसरी लाइफ में, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। और सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ें अभी तक भी सबसे ज़्यादा अटेंशन उनको मिलता है। बट टुट वॉज ऑल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स। गोल्ड तो उनके पास था ही, वहाँ उनके साथ दफनाया ही गया था गोल्ड, बट और क्या चीज़ें थी?
एवरीडे थिंग्स, जो एवरीडे यूज़ की चीज़ें हैं, डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ही वांट इन हिज आफ्टर लाइफ, जो लाइफ के बाद दूसरी लाइफ जो होगी, आफ्टर लाइफ होगा, उसमें जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें भी थी। क्या? लेट अस सी। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, सो ब्रॉन्ज का रेजर, बोर्ड गेम्स थे, मीन्स लाइक चेस और समथिंग, जो उस टाइम उस हिसाब से थोड़ा। लिनन अंडर गारमेंट्स, जो लिनन मटेरियल के थे, और केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, सो फूड का भी वहाँ पे था प्रिजर्व रखा हुआ, और वाइन भी। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ़ैरोज़ फ्यूनरी ट्रेजर्स, सो बहुत मंथ्स के बहुत ध्यान से कर उन्होंने रिकॉर्डिंग की, और उनके भी जो फ्यूनरी, जो फ़ैरो थे, जो मम्मी किंग थे, जो किंग थे, इजिप्शियन किंग फ़ैरो थे टुट, उनकी जो फ्यूनरी ट्रेजर थ्री, मीन्स जो उनके फ्यूनरल में जो सारी चीज़ें रखी गई थी, जो ट्रेजर रखे गए थे, उसके वो बहुत दिनों तक उन्होंने सबका रिकॉर्ड बनाया, सबका लिस्ट बनाया। कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, सो कास्टर ने शुरू किया उनके 3 कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना। नाउ 3 नेस्टेड कॉफिन्स मीन्स एक कॉफिन के अंदर दूसरा कॉफिन, दूसरा कॉफिन के अंदर तीसरा कॉफिन, ओके। सो उसको उन्होंने इन्वेस्टिगेट, चेक करना शुरू किया। Opening the first, he found a shroud adorned with a garland of willows and olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. So सबसे पहला वाला जब उन्होंने कॉफिन निकाला, ओपनिंग द फर्स्ट, तो वहाँ पे क्या था? एक श्राउड था, एक क्लॉथ जो डेड बॉडी पे रखा जाता है, और वो डेकोरेटेड था, अडॉन्ड था, सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था, किससे? गार्लैंड से, एक माला से, रेड एक होता है राउंड, ओके। सो राउंड गार्लैंड पे से, और उसमें क्या लगे थे? विलो लीव्स, वहाँ का एक प्लांट है बहुत ब्यूटीफुल। ऑलिव लीव्स थे वहाँ का, वो भी एक बहुत स्पेशल ये लीव है। फिर दैट इज़ यूज्ड इन ओलंपिक्स ऑल्सो, ऑलिव लीव्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर, सो ये सारी चीज़ें जो है ये कब मिलती हैं? ये फेडेड एविडेंस है, एक प्रूफ है, बहुत धुंधला सा प्रूफ है, एविडेंस है, दैट फेडेड इज नॉट क्लियर, धुंधला, एविडेंस इज प्रूफ ऑफ ब्यूरियल। ये जो ब्यूरियल हुआ था, जो इनके बरिंग हुई थी बॉडी की, वो कब, किस वीक मंथ में हुई थी? इन मार्च और अप्रैल। सो ये स्प्रिंग सीजन में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम ये एविडेंस है दैट ये जो इनकी डेथ हुई होगी वो मार्च और अप्रैल या स्प्रिंग सीजन में हुई है, ओके। सो व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, सो कार्टर जब भी चेक इन्वेस्टिगेट करते करते वो थर्ड जब कॉफिन निकाला, और नीचे वहाँ पे उनको मम्मी मिली, टुटनखामेन की प्रिजर्व्ड बॉडी, दैट इज़ मम्मी, दो ही रैन इनटू ट्रबल। सो वहाँ जैसे ही वो गए, वो मुसीबत में फंस गए। नाउ लेट्स सी क्या हो गया, और द रिचुअल, परेशानी में फंस गए। अब हमें देखना है क्या हुआ। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ द सॉलिड गोल्ड कॉफिन। सो जो रिचुअल है, जो हैबिचुअल है, जो सेरेमनी में है, जो उनके ट्रेडिशन में था, मम्मी किस चीज़ से बनेगा? वो रेजिन से बनता था। रेजिन बहुत ही स्टिकी चीज़ें थी, जो किसी को लगाकर पूरी बॉडी को कवर किया जाता था, और वो बहुत हार्ड हो गया था, एक्सट्रीमली हार्ड, वॉज हैड हार्डेंड। सीमेंटिंग टुट, और उससे क्या हो गया था? टुट, पूरी सीमेंट हो गया था, बॉटम जो कॉफिन था, गोल्ड कॉफिन, उसके नीचे से बिल्कुल कनेक्ट, अटैच हो गया था, सीमेंट हो गया था टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जो बिल्कुल उनका सॉलिड स्ट्रॉन्ग गोल्ड कॉफिन था, उसे बिल्कुल अटैच, कनेक्ट हो गया था, जुड़ गए थे। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर what was to be done। सो कार्टर अब जो लिखा है उन्होंने, उसमें वो बता रहे हैं कि कितना भी ज़्यादा आप अच्छा सा रीज़नेबल सा फोर्स दे दीजिए जिससे किसी का डैमेज नहीं हो, वो कितना भी कोशिश कर रहे थे। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट, लेजिटिमेट इज़ दैट रीज़नेबल, किसी चीज़ का जब आप रीज़न दे सके, उतना आपने सारी फोर्स लगा ली, लेकिन उससे कितना भी लगा रहे थे, कितनो अमाउंट वॉज एबल टू मूव इट, उसको बाहर या हिलाने में पॉसिबल नहीं थे।
नहीं हो पा रहा था. सो नाउ कार्टर इज क्वेश्चनिंग, अब क्या करें, what हैज़ टू बी डन, अब क्या कर सकते हैं. The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the raisins. So जो सन है वो इतना एक हैमर की तरह अपनी धूप से, एक हैमर की तरह बीट कर सकता है, किसी भी चीज़ को पिघला सकता है, इतना उसकी धूप में शक्ति है. जो कि क्योंकि ये फार साउथ इजिप्ट में है और वहाँ वो डेजर्ट है. सो उन्होंने सोचा कि रेजिन को यही शायद सन ही हैमर की तरह पिघला दे. सो एंड इसलिए कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन. सो कार्टर ने कोशिश किया कि उसको यूज़ करके धूप को यूज़ करे, सन को, एक्सट्रीम सन को, और उससे इसको लूज़ कर लेंगे. बट फॉर सेवरल आवर्स बहुत कुछ घंटों तक उन्होंने कोशिश की. ओके. सो ही सेट द मम्मी आउटसाइड, ही केप्ट द मम्मी को बाहर रखा, और ब्लेजिंग बहुत ही चमकते, बहुत ही तेज़ कड़ी धूप में रखा. सनशाइन दैट हीटेड इट टू द 149 डिग्री फ़ारेनहाइट. इसने मम्मी को कितने हीट किया, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में. नथिंग बज्ड, कोई मूवमेंट नहीं हुआ. नथिंग बज्ड, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं हुआ कि दैट सीमेंटिंग वीक पड़ गई हो और वो शेक कर रहे हो, निकल सकते हैं, कुछ भी नहीं हुआ. नथिंग बज्ड, नो मूवमेंट. ही रिपोर्टेड विथ scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remains. So जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ, जब बॉडी नहीं हिली और उसे नहीं निकाल पाए, तब उन्होंने क्या रिपोर्ट लिखा है अपने, विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट. ना साइंटिफिक डिटैचमेंट क्यों, साइंटिफिकली हम लोग हर चीज़ को प्रूव करना चाहते हैं, उसमें हम अपने इमोशंस बिल्कुल नहीं लाते हैं. डिटैचमेंट यही है, अवे फ्रॉम इमोशंस. हाँ, साइंटिफिक एक साइंटिफिक हो गया. साइंटिफिक जब हो जाते हैं तो बहुत बार हम लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं. जब अगर किसी का ऑपरेशन करना है तो आपकी बॉडी को काटना ही है, उसमें वो फीलिंग्स नहीं रहती हैं जो एक कॉमन पर्सन को हो सकता है, और वो बिल्कुल उससे नहीं होगा. तो ये साइंटिफिकली आप इमोशनली बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, आपके पास इमोशन नहीं रह जाते, तो वो डिटैचमेंट हो जाता है. तो ये साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ उन्होंने बोला कि ये जो द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड, जो कॉम्पैक्ट हो गया है मटेरियल, जो टाइट हो गया मटेरियल, उसे निकालने के लिए चिजल करना होगा. चिजल करना मीन्स हैमर के साथ, आप उसको हैमर के साथ हटाते हैं. राइट. सो चिजल करते हैं अवे फ्रॉम beneath the limbs and trunk. The consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunks before it was possible to raise the king's remain. So the वो जो मटेरियल है उसे चिजल करना पड़ेगा, मीन्स हथौड़ी, हैमर, और उसके साथ एक आप शार्प एज की चीज़ रखते हैं जिसके ऊपर हैमर मारते हैं, तब वो आपको कुछ होल बनाता है या छेद बनाता है या किसी चीज़ को सेपरेट करता है, उसे चिजल कहते हैं. ओके. सो चिजल करना होगा फ्रॉम बीनीथ द लिम्स, और लिम्स के नीचे से, लिम्स मीन्स हैंड्स एंड लेग्स. हाँ, उसके नीचे से चिजल करना है, उसको काटना है. और ट्रंक से, ट्रंक हो गया, लिम्स हो गया हाथ पैर, और ट्रंक हो गया बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट, मिडिल का जो बॉडी पार्ट हो गया. बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन. सो ये करना पड़ेगा इसके पहले कि बॉडी को उठाया जा सकता है. रिमेन्स जो हैं बॉडी के बचे हुए पार्ट है, उसको बाहर निकालने की पॉसिबिलिटी कोशिश करने के लिए लिम्स और ट्रंक्स को चिजल करके हटाना पड़ेगा. इन हिज डिफेंस, सो बिल्कुल साइंटिफिकली उन्हें कोई इमोशंस नहीं, उन्हें बस अपना काम करना था, उसके बारे में इंक्वायरी करनी थी. सो ही साइंटिफिकली डिटैच्ड, उनके पास बिल्कुल इमोशंस नहीं है, क्योंकि वो बस साइंटिफिक वे में सोच रहे हैं, नॉट हैविंग फीलिंग्स. सो और उसके बाद उन्होंने अपने बचाव में कहा, क्या बोला इन डिफेंस, व्हाट डिड ही से इन हिज नाउ. सो कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, दैट उन्होंने बोला कि मेरे पास चॉइस ज़्यादा नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही, बहुत कम ऑप्शन थे. इफ़ ही हैडेंट कट द मम्मी फ्री,
thieves most certainly would have circumvented the guards. सो ही इज टेलिंग, कार्टर ने एक्सक्यूज़ दिया कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था, अगर मैं नहीं करता, इफ़ ही हैडंट, अब वो नहीं करते, कट नहीं करते, मामी को वहाँ से नहीं निकालते, फ्री नहीं करते कॉफिन में से, तो जो थीव्स हैं, बिकॉज यू वी ऑल नो उसमें बहुत सारे ट्रेजर्स थे, गोल्ड था, बहुत कुछ था, तो वो थीव्स ज़रूर आ जाते सर्टेनली, वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, और गार्ड्स के पीछे से घूमकर वहाँ से रिप कर लेते, निकाल लेते, फाइंड अ वे आउट, उनके मतलब इधर ना उधर पीछे से सर्कमवेंट करते, गोइंग राउंड द वे गार्ड्स के, और वहाँ से रिप अपार्ट करते, मीन्स कट आउट कर लेते टू रिमूव द गोल्ड, और उसके गोल्ड निकालने के वो भी वैसे ही उसको करते। इन गोल्ड मीन्स उनके जो बॉडी पे इतना बड़ा मास्क लगा था, पूरी बॉडी में गोल्ड लगी थी, अबाउट दैट। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फैब्युलसली वेल्दी एंड they thought or hoped that they could take their riches with them. टुटनखामेन के समय में, टुट और टोटेनखामेन जो भी, उनके शॉर्ट फॉर्म टुट है और पूरा नाम टुटनखामेन था। सो इन टुटनखामेन के टाइम में जो रॉयल थे, जो राजा थे, वो बहुत ही रिच होते थे, बहुत ही फैबुलसली मीन्स ग्रेटली रिच, ओके, और बहुत वेल्दी होते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, वो सोचते थे या उम्मीद रखते थे, दैट दे कुड टेक द रिचेस, जो भी उनके पास रिचनेस है, वेल्थ है, उसको वो अपने साथ ले जा सकते हैं फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड। सो दे कुड टेक देम, ये सारी चीज़ें वो ले सकते थे अपनी दूसरी लाइफ के लिए, ग्रेट बियॉन्ड मीन्स दूसरे जन्म के लिए। किंग टुट वॉज लैविश्ड, सो इसके लिए उन्होंने किंग टुट के साथ क्या क्या चीज़ें रखी गई, लैविश रिचनेस क्या रखी गई, विथ ग्लिटर्ड गुड्स, ग्लिटर्ड गुड्स भी जो सब सारे चमकते हुए चीज़ें थी, प्रेशियस कॉलर्स, जो कॉलर में पहनते हैं वो बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही कॉस्टली, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, सो नेकलेस और ब्रेसलेट्स जिसमें काम किया हो, कारीगरी की हो, कढ़ाई की हो, प्रेस करके, सो इनलेड, हाँ, नक्काशी, ऐसा डिज़ाइन बनाया हो, एंड रिंग्स, उनके पास रिंग्स पूरी वहाँ थे उनकी मम्मी के साथ, एम्यूलेट्स, सारे तावीज़ थे जो प्रेशियस स्टोन्स के बनते हैं, अ सेरेमोनियल एप्रन, एक एप्रन था जो अलग उनके रिचुअल्स के समय वो पहनते होंगे, सेरेमनी के समय पहनते होंगे। एप्रन इज़ टू कवर द फ्रंट बॉडी पार्ट आफ्टर द क्लॉथ, ऑन टॉप ऑफ द क्लॉथ। सैंडल्स थे, शीट्स ऑफ हिज फिंगर एंड टोज, सो उनके फिंगर्स एंड टोज पे पहनने के लिए एक छोटा बहुत ही पतले से कपड़े, वो शीड। एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन्स एंड मास्क, एंड द नाउ आइकॉनिक, यस, जो आज के समय में आइकॉनिक बिल्कुल हैं वैसे, ओके, नाउ लेट मी शो, आइकॉनिक इज जो उनका जो बिल्कुल एक पूरा फेस था उनका, राइट, ना, सो आइकॉनिक मीन्स जो कि बिल्कुल एक सिग्नेचर है, उसको पहचान के बोल सकते हैं कि हाँ ये मम्मी की ही किसी भी चीज़ की पहचान है, वो आइकन बन जाता है, ऑलराइट। सो वो आइकॉनिक जो मास्क है, ऑलराइट, वो भी उनके साथ था ना। सो आइकॉनिक मास्क, जो मास्क गोल्ड का जो उनका आइकॉनिक, उनकी पहचान जो बनी हुआ था, वो आइकॉनिक इनर मास्क और इनर कॉफिन और मास्क, इनर कॉफिन में पूरी वो गोल्ड की उनकी बॉडी बनी हुई, कवर की हुई थी, और उनका एक बहुत ही बड़ा मास्क था, और ऑल वॉज ऑफ प्योर गोल्ड, वो सारी चीज़ें प्योर गोल्ड थी। टू सेपरेट टुट फ्रॉम हिज adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. सो उनके जो अडॉर्नमेंट हैं, जो पूरी गोल्ड से जो कवर किए हुए थे, उसको वहाँ से उनको टुटनखामन की मम्मी को सेपरेट करने के लिए कार्टर के लोगों ने, मैन ने, रिमूव पूरे है, पहले मम्मी के हेड को काट के हटाया, एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट, सेवियर इज़ टू कट, ओके, सीवियर इज़ टू कट, सो काट कर उनके पूरे जो मेजर इंपॉर्टेंट बड़े जॉइंट्स थे, बॉडी जॉइंट्स, उनको काट काट कर अलग किया, ताकि उनके जो पूरे जो अटैचमेंट जो गोल्ड था उसको हटाया जा सके। वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन द लेयर ऑफ द सैंड,
एक बार जब उन्होंने सारा कुछ करके सेपरेट किया, उसे फिर से सैंड में वहाँ पे जब उन्होंने सीटी स्कैन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसको फिर से वापस रीअसेंबल किया, वापस से जॉइन किया, असेंबल किया, और जो रिमेन जो बचे थे उनको एक लेयर के सैंड पे और वुडन बॉक्स में पैड करके, मीन्स फिलिंग करके, कंसील द डैमेज। और फिलिंग क्यों की, कवर क्यों किया? उसको छुपाने के लिए, डैमेज को, नुकसान को कंसील करने के लिए, हाइड करने के लिए। ऑलराइट, द बेड वे टुट नाउ रेस्ट, और उनको उस बेड पे डाल दिया, एक जो सेंटर होगा जहाँ जगह होगा वहाँ पे डाला, और जहाँ वो अब लाई करते हैं आफ्टर द सीटी स्कैन के बाद वहाँ पे वो रेस्ट करते हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली। सो आर्कियोलॉजी है जो रीडिंग ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स है, वो अभी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। लॉट्स, सब्सटेंशियली इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस देयर in the intervening decades. So intervening decades now, जो 1922 में हुआ था, उसके बाद 1968 में, and then it was 2005. all right, इतने दिनों में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत ही ज़्यादा आर्कियोलॉजी में बहुत सारे सब्सटेंशियल चेंजेस आए हैं इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स। ये जो बीच में जो डिकेड्स जो 10-10 साल के जो आए हैं गैप, उसमें इंटरवीनिंग इन द मिडल। ऑलराइट, इंटरवीनिंग इज इन द मिडल, बहुत सारे चेंजेस आए हैं ना। सो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर। और क्या चेंज, एक इम्पॉर्टेंट चेंज क्या आया है कि अब हम लोग ट्रेजर, जो भी सारी जो रिच थिंग्स हैं, जो कॉस्टली वेल्दी चीज़ें हैं, उस पर हम लोग फोकस कम करते हैं, और मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स, और जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल्स होते हैं उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज, इंट्रिग्यूइंग इज़ जो हमें बहुत एक्साइट करता है, हम बहुत ईगर होते हैं जिस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो ये इंट्रिग्यूइंग होता है, जिसमें बहुत सारा हमें सस्पेंस लगता है, हमें बहुत उत्सुकता होती है उस चीज़ को जानने की, वो इंट्रिग्यूइंग होती है। ओके, सो इंट्रिग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, उसकी जो डेथ की मिस्ट्रीज है उसको जानने में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल एक्साइटेड हैं टू नो अबाउट इट। ओके, इंट्रिग्यूइंग है। सो मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, ये बिल्कुल कॉमन नहीं है कि हाँ कैजुअल है, वांटेड, इसमें ये हमें बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग और बहुत ही सस्पेंस वाली चीज़ लिख, सीक्रेट चीज़ लिखती है, इज़न्ट इट? सो इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब के जो टूल्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो ज़्यादा एडवांस्ड भी हैं, इज़न्ट इट? मोर कॉम्प्लिकेटेड, मोर एडवांस्ड, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आज की जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है उसको भी इंक्लूड करके ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस हैं। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, so कार्टर की डिस्कवरी जो हुई थी 1922, उसके बाद 40 years के बाद, आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एक जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी मीन्स पूरे बॉडी के जो प्रोफेसर होंगे, वो ही एक्सरेड द मम्मी के का एक्सरे उन्होंने लिया, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उसके बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्रुथ उन्होंने बताया, रिवील किया। दैट, रिवील करना मीन्स किसी भेद को खोलना, रिवील करना मीन्स टू शेयर अ सीक्रेट। और बीनीथ द रेजिन, जो रेजिन था जो उनके ऊपर जो बॉडी में लगा हुआ था, और रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, जो कवर उनका कर रहा था, एक लेयर बनाया हुआ था, केक लाइक एक लेयर बनाया हुआ था उनके बॉडी पे। हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, उनके बॉडी पे जो एक परत बनी हुई थी रेजिन्स की, उससे पता चला कि जो ब्रेस्ट बोन है, जो चेस्ट का बोन है, और एक फ्रंट रिब जो है, सामने का जो रिब्स के जो बोन है, वो मिस कर रहे हैं, वहाँ नहीं है उनकी बॉडी में, टुटनखामन के बॉडी में, जो बाद में उन्होंने जिसने डिस्कवर किया। कार्टर के समय मीन्स ये डैमेज हो चुके थे, ये सारी चीज़ें टूट चुकी थी और गायब हो गई थी। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन बाय कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग हो सकती है, जो डायग्नोस्टिक मीन्स किसी भी चीज़ को जानने वाला, टेस्ट करने वाला, सर्च करने वाला, रिसर्च करने वाली जो इमेजिंग हो सकती है, वो किससे हो सकती है? सीटी, कंप्यूटेड
computed tomography, yes, or CT scan से, by which hundreds of x-rays in cross section, इससे hundreds of x-rays जा सकते हैं vertical line में. Okay, cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body. So इतने सारे thousands of hundreds of x-rays जा सकते हैं क्रॉस सेक्शन में, बिल्कुल लेयर में, और जो लाइक स्लाइस ऑफ ब्रेड, जैसे एक स्लाइस ऑफ ब्रेड क्रिएट होता है उस तरह 3-डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी को दिखा सकते हैं. वर्चुअल मीन्स जो कि मशीन में मीन्स होगा जो एग्जैक्ट सामने नहीं होता, जो रियल नहीं होता है. ओके, नाउ and could it answer 2 of the biggest questions? What would what more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? So इन्होंने बोला कि अब CT स्कैन जो एक्सरे ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद CT स्कैन और ज़्यादा क्या बता सकता है, और ज़्यादा सीक्रेट रिवील क्या कर सकता है, सीक्रेट और क्या शो कर सकता है. एंड कुड इट आंसर इन 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या जो 2 सबसे बड़े क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हमारे चारों तरफ लिंगर कर रहे हैं, मीन्स स्प्रेड कर रहे हैं, स्टिल दे आर हियर अराउंड, जो हमारे आसपास घूमते हैं, वो 2 सबसे बड़े क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. हाउ, व्हाट आर द 2 क्वेश्चंस? हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ. सो दो मेन क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिगेस्ट क्वेश्चंस आर, जैसे वो कैसे मरे या हाउ डिड ही डाई, और दूसरा वाला कि जब ही व्हेन ही डाइड, सो व्हाट वाज हिज age, what was his age at the time of his death. So now children, after this is the first part. Till now we have read and understand the chapter. I hope you have understood the chapter well. अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टूटनखामन की बॉडी के बारे में, मम्मीफिकेशन और मम्मी को निकाल कर उनके ऊपर क्या रिसर्च हुआ है, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा. और I hope you read once again, and whatever is the doubt you will ask me in the next class, or either in the comment section आप पूछ सकते हैं. And okay, so we will meet. Till then you read and understand the chapter once again, and we will meet in the next class. Okay, so hope to meet you in the next class. Thank you children. Thank you very much.